जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों। मैं दानेश्वर सिंह परिहार आप लोगों के साथ हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं, है नहीं। और भोरमदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब का लगातार प्रयास है कि आप लोगों के साथ नई से नई जानकारी और ज़्यादा से जानकारी शेयर कर पाए हम लोग। और अभी जो है हाल फिलहाल में 26 नवंबर को PSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, विभिन्न पद आ चुके हैं। और अब जो है इसमें सिलेबस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो GS का पोर्शन है उसमें छत्तीसगढ़ ज़्यादा है। साथ ही साथ जो है अभी जो हॉस्टल वार्डन का पद, हॉस्टल अधीक्षक का पद आया हुआ है कहा जाए तो उसमें भी जो है छत्तीसगढ़ का जो है नहीं 50 प्रश्न आना है। तो आप लोग लगातार जो है जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा प्रयास रहेगा कि नई से नई जानकारी आप लोगों को दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ, कोशिश यही रहेगा, है नहीं। एग्जाम तक बने रहिए हमारे साथ, है नहीं, और उसके आगे भी बने रहना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो उसके बाद हमारा और आपका साथ छूट जाएगा। तो चलो अब समय को ना गंवाते हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो कैसा है नहीं। तो ये हम टॉपिक देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। और जब भी मैं प्राकृतिक शब्द कहूं या इसी को मैं भौगोलिक कह दूं, है नहीं, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक दृष्टिकोण से, है नहीं, कितने भागों में बटा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक दृष्टिकोण से हम मान सकते हैं कि यह 4 भागों में बटा हुआ है नहीं। वो 4 अलग अलग भाग क्या क्या हैं वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम इस पे अगर चर्चा करें तो एक तो छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसे ही कह देते हैं महानदी बेसिन, ये देखेंगे हम, जो कि छत्तीसगढ़ का आधे से ज्यादा जो भाग है फैला हुआ है भाई इसमें, है नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दंडकारण्य या बस्तर का पठार, और इसके साथ साथ पूर्वी बघेलखंड या सरगुजा का पठार, और एक हम लोग देखेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 4 विभाजन है जिसमें जो महानदी बेसिन है नहीं, ये छत्तीसगढ़ के 50% से अधिक हिस्से में क्या फैला हुआ है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है नहीं। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद 28% के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, तो भाई दंडकारण्य या बस्तर का जो पठार है वो फैला हुआ है। 16% के ऊपर आपको देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा का पठार, है नहीं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे 4.59% जो है आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखने को मिलेगा। इसको वैसे एकदम एग्जैक्ट लिखना चाहे तो ऐसा भी है नहीं, 16.16 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है लगभग लगभग ये आपका ये लीजिए, है नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनका जो है आंकड़ा है नहीं, मोटी मोटा आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब इस पर जो है हम थोड़ा सा और प्रकाश अगर डालें तो इसमें आप ये देखोगे कि इनका विस्तार कैसा होगा, है नहीं। थोड़ा सा इसका भी अगर हम लोग जिक्र कर लें, ठीक। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो भाई सबसे पहली बात
हाँ ठीक है ना, देखो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो है पूर्वी बघेलखंड है, पूर्वी बघेल खंड या सरगुजा का पठार, ये आप देखोगे। ठीक, ये पूरा ये रहा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये हमको समझना है। अब उसके बाद हमारे लिए क्या बचा, तो भाई हमारे लिए इधर जो छोटा सा क्षेत्र हमारा बचता है ना, ये देखिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाएगा, है नी। ये कुछ ऐसा हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये रहा। फिर हमारा बचा ये जो हिस्सा है नी, ये पूरा जो है क्या कहलाएगा, तो भाई जो महानदी बेसिन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए, यह छत्तीसगढ़ का मैदान है नी, ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देख रहे हैं कि भाई जो बस्तर का क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार आप जो देखते हैं, तो इसमें ये पूरा भाग जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो सब जो है इसमें शामिल रहेगा, है नी। तो आप इसको नक्शे में कुछ ऐसा समझें तो और ज्यादा वो उचित हो जाएगा आपके लिए, है नी। चलिए इसमें और कुछ विशेष बातें हम लोग और करेंगे साथियों। देखो वो विशेष बात क्या है आप समझेंगे भाई, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, है नी। वो विशेष बात क्या है ये देखिएगा आप। तो क्या होता है इसमें हमारे समक्ष एक और प्रश्न आ रहा है कि भाई इनका जो ढलान है, अब जैसे आपने देखा पूर्वी बघेलखंड के पठार को, ये रहा पूर्वी बघेलखंड का पठार, है नी। तो पूर्वी बघेलखंड की जो नदियां हैं, इधर की जो नदियां हैं उनका ढलान किधर है, तो भाई सिंपल सी बात है, इसका जो ढलान है वो उत्तर की ओर है, तो उसका ढाल उत्तर की ओर दिखेगा आपको। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे इधर, इधर की बात करूं मैं, ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इधर की जो नदियां हैं ये किधर आ रही हैं, दक्षिण पूर्व की ओर आ रही है नी। तो इसका जो ढाल है वो किधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर और क्या विशेष बात है, तो भाई इधर अगर हम लोग आए, इसी को हम लोग थोड़ा सा इधर ले लें, तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो है क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। तो इधर की जो ज्यादातर नदियां हैं वो अंत में महानदी में आके मिल रही हैं, और महानदी इधर पूर्व की ओर बह रही है, तो इस कारण फाइनली जो है इसका ढाल किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है नी। अब आगे और क्या है इसमें विशेष बात, तो भाई इसमें विशेष बात ये है कि इधर जो दंडकारण्य का पठार है नी, या बस्तर का पठार है, उसकी क्या वस्तु स्थिति बनेगी, तो ये जो है हमारा किधर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल जो है हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर से जो इंद्रावती नदी बह रही है नी, इंद्रावती नदी ऐसे आई और फाइनली वो जा पश्चिम की ओर रही है, लेकिन वहां पर भद्रकाली के समीप वो मुड़ेगी और वो चली जाएगी किसमें, गोदावरी नदी में, इधर से गोदावरी नदी, तो जो नदियां हैं इसमें आके मिली, इसके अलावा इधर भी आएंगी उधर भी जाएंगी, तो फाइनली जो है नी दिशा है, वो ढाल है, वो किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ये स्थिति आप ढाल को देख सकते हैं, है नी। इसके अलावा हमें और क्या इसमें जानकारी इकट्ठा करना है, तो उसको हम और अच्छे से डीप में समझते हैं कि अलग अलग हम इसको अब विभाजित करते चले, है नी। विभाजन तो कर दिए, तो अब जब डील करते जाएंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार को, या जसपुर सामरी पाट प्रदेश को, या छत्तीसगढ़ के मैदान को, या दंडकारण्य के पठार को, तो और आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, दूसरी बात, आपके समक्ष कुछ और भी यहाँ पर प्रश्न उजागर होंगे, उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। क्यों, क्योंकि भाई आप यहाँ पर कुछ शब्दावली सुने, जैसे क्या सुने, मैदान सुने, मैदान के अलावा आप लोगों ने क्या सुना भाई, आप लोगों ने सुना पठार, आप लोगों ने सुना
पाट प्रदेश। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, है नहीं, क्या होता है इसका मतलब, ये समझ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर देखो, मैदानी भागों की बात करूं तो मैदानी भाग जो है क्या है, उनका हाइट जो है ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, समुद्र तल से अगर ऊंचाई की स्थिति पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसकी सामान्य ऊंचाई होती है, मतलब लगभग मान सकते हैं एवरेज 200-250 से ऊपर और लगभग 350 तक जा सकता है, इतने मीटर तक की स्थिति बनी रहती है, वो मैदानी हिस्सा हो जाता है। लेकिन अब वही पठारी हिस्सा की बात करें तो देखो, समतल भूमि रहेगी लेकिन वो ऊंचाई पर डिपेंडेबल करता है कि ऊंचाई कैसी कैसी बन रही है। अब उसके बाद जो है मान लो ये है नहीं, तो पठारी स्थिति में कैसा होगा कि वो हो सकता है कि 350 से लगभग 700 मीटर के आसपास का एवरेज जो है हो, इसके आसपास का क्षेत्र हो, तो वो क्या कहला जाता है, पठारी क्षेत्र कहला जाता है। और पाट प्रदेश उसके और ऊपर चला जाता है नहीं, तो पाट प्रदेश में हम अगर देखें तो औसतन वैसे 700 के ऊपर चला जाएगा ये, ऐसी स्थिति। तो ये ऊंचाई के आधार पर आप इसको समझ सकते हो, है नहीं, किसको, मैदान पठार और पाट प्रदेश को। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी मेरे को बताना था, है नहीं। आगे बढ़े और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे समक्ष एक और प्रश्न आएगा यहाँ पर, है नहीं। तो जो प्रश्न आएगा, है नहीं, उसको पहले समझिएगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे एक मैं कॉमन सी बात आप लोगों को बता दूं कि हम सुनेंगे पहाड़, है नहीं, पर्वत श्रेणी, ऐसे शब्द भी सुनेंगे, और इसके अलावा जो है पर्वत श्रृंखला भी सुनोगे आप लोग, है नहीं, ऐसे अलग अलग आप लोग शब्दों को सुनेंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे एक क्लासरूम है नहीं, और क्लासरूम मान लो पहाड़ है, तो अब ऐसे बहुत सारे चट्टानों का जो समूह है नहीं, ऊंचे क्षेत्र है, वो क्या बन गया, अपना पहाड़ बन गया। अब पहाड़ बनने के बाद बहुत सारे पहाड़ों का जब समूह बन जाएगा, है नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि चट्टानों का समूह, मतलब बहुत पर्वतीय जो क्षेत्र है, ऊंचा जो क्षेत्र है नहीं, स्पेसिफिक ये पहाड़ नाम देती है। लेकिन अब जब पहाड़ों का समूह, बहुत सारे पहाड़ों का समूह बनेगा, तब वो क्या कहलाएगा, पर्वत श्रेणी कहलाएगा। ठीक, अब श्रृंखला क्या है, तो श्रृंखला में आपको यह समझ आना चाहिए कि जब पर्वत श्रेणियों का समूह बन जाएगा तो वो पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लो ये पर्वत श्रेणी ए है, तो पर्वत श्रेणी ए बी सी डी, है नहीं, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। अब उसमें एक पर्वत श्रेणी में अनेक पहाड़ हो सकते हैं, कबरा पहाड़ हो सकता है, ऊनागढ़ की पहाड़ी हो सकता है नहीं, चमर ढाल की पहाड़ी हो सकता है, ऐसे कई पहाड़ी हो सकते हैं, पवन खिड़क पहाड़ी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा धीरे धीरे, है नहीं। तो अब जैसे पर्वत श्रृंखला बोल रहा हूं मैं, मान लो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही आप लोग देखोगे कि मैकल पर्वत श्रेणी है नहीं, महादेव पर्वत श्रेणी है, और मुल्ताई पर्वत श्रेणी है, गाविलगढ़ श्रेणी है, ऐसी कई, मतलब आप अलग अलग जो चीजें हैं वो आप सुनेंगे, असीरगढ़ श्रेणी हो गया, है नहीं, तो अलग अलग है, ये आप पर्वत श्रेणियों में देखेंगे। पर्वत श्रेणी मिलके क्या बना देंगे, पर्वत श्रृंखला। जैसे सिंपल, एकदम सिंपल इसको समझ सकते हो, एक क्लासरूम पहाड़ है, अब बहुत सारे क्लासरूम जैसे मिल जाते हैं मान लो, है नहीं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो वो अपना पर्वत श्रेणी बन गया, मतलब एक क्लास बन गया, तो वो पर्वत श्रेणी बन जाएगा। और फिर बहुत सारी जो क्लासरूम है वो मिलके एक स्कूल या कॉलेज बन गया, तो वो पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हो इसको। तो ये समझाने का मुख्य कारण ये था क्योंकि आप शब्दावली सुनेंगे और समझ नहीं आता है कि है नहीं, इस कारण आप लोगों को ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग अब जो है डिस्कस करेंगे पूर्वी बघेल खंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं सरगुजा का पठार। ठीक, ये आप शब्द सुनते हैं,
इसमें सबसे पहले इसके नामकरण के कारण को समझते हैं कि क्यों हम इसको पूर्वी बघेलखंड कह रहे हैं, है नहीं। देखो भाई, सबसे पहला जो कारण है पूर्वी बघेलखंड नामकरण का, है नहीं, इसमें हम लोग आते हैं, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, जिसमें आप लोग देखोगे कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो, है नहीं, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया वैसे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपने देखा इसमें, ठीक है, ये पूरा देखा। तो अब देखो, अब इसको मैं और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको जस्ट समझना होगा कि इसका हिस्सा इधर इधर है हमारा क्या, मध्य प्रदेश, और लेकिन ये तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कह रहे हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि बघेलखंड का पठार ओवरऑल जब आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, तो छत्तीसगढ़ आता है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है नहीं, छत्तीसगढ़ भारत के दृष्टिकोण से। अब उसमें भी क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ है वो अलग अलग और विभाजित अगर हम करते जाएं प्रायद्वीपीय भारत के पठार को प्राकृतिक दृष्टिकोण से, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो बघेलखंड का पठार बनता है हमारा, तो बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ हल्का फुल्का उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो उसका ये क्या है, पूर्वी हिस्सा है। ये देखिए ना, इधर बघेलखंड का पश्चिमी हिस्सा और इधर पूर्वी हिस्सा, उसका लगभग 47% के ऊपर जो हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है बघेलखंड के पठार का। तो इस कारण इसका नामकरण क्या हो गया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया है। मुख्य कारण यह है इसके नामकरण का। अब सरगुजा क्षेत्र होने के कारण इसको हालांकि सरगुजा का पठार भी कह देते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ये छोटी सी बात थी। अब इसमें नाम तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। लगभग ये हम लोग अगर इसमें देखें तो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया को ये कैप्चर कर रहा है। नहीं, 21,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में हमारा जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नदी विशेष क्या है, इसका हम विभाजन भी करेंगे और नदी विशेष क्या है इस क्षेत्र में। तो देखो भाई, इस क्षेत्र में नदियों की अगर बात करें तो वैसे तो मुख्य जो नदी है वो है रिहंद नदी, ठीक है, सरगुजा जीवन रेखा, प्राचीन नाम रेंड नदी। तो सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में ये बह रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो नदियां हैं, बनास नदी है, गोपद नदी है, और रिहंद के साथ साथ एक कन्हार नदी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब नदियां हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हसदेव नदी का उद्गम है वो इसी क्षेत्र से हो रहा है, इसी प्राकृतिक क्षेत्र से हसदेव नदी का उद्गम हो रहा है, हस्तुसोंगा नदी का, है नहीं। तो वो जो है हम लोग कोरिया के क्षेत्र में देखेंगे उसके भी उद्गम को। तो इस सब को जोड़ सकते हैं, वो नदी भी इसमें कहीं न कहीं रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नदी जो हसदेव की सहायक नदी है, और इसमें 25 करोड़ वर्ष, वैसे व्यापम में ये 28 करोड़ वर्ष पुराना समुद्री जीवाश्म उत्तर लिया हुआ है नहीं। तो उनमें अगर हम लोग चर्चा करें तो वो हंसिया नदी भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। हम लोग आते हैं कि भाई इसका विभाजन क्या हो रहा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का विभाजन करते हैं तो ये बटेगा कितने भागों में, ठीक है, ये बट जाएगा अब 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कैसे, समझिएगा। देखो भाई, एक तो मैंने चर्चा किया कि कहीं कहीं ये पहाड़ी नुमा क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, है नहीं, पर्वतों से आच्छादित है। तो इसमें क्या होता है, एक तो हमें देखने को मिलेगा, वैसे इसको कह देते हैं चांग भखार, देवगढ़ की पहाड़ी, है नहीं, ऐसा यहां पर लोकल नाम दे दिया गया है। लेकिन वास्तविक भारत के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये पूरा जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है कहीं कहीं। तो उसी विंध्याचल का जो मुख्य हिस्सा है उसको कैमूर पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ओवरऑल ये कैमूर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और पर्वत श्रृंखला में ये सतपुड़ा पर्वत सॉरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये आप देखेंगे। अब क्या है खासियत, और
तो इसके साथ साथ इसी में आप लोग देखेंगे, ठीक है, हंसदेव रामपुर बेसिन को, हंसदेव रामपुर बेसिन को, है ना। और क्या देखेंगे इसमें, इसी में चर्चा करेंगे हम लोग रिहंद बेसिन का, इसी में चर्चा करेंगे हम लोग कन्हार बेसिन का, और इसी में और एक चर्चा होगा हमारा सरगुजा बेसिन का। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक, इस विभाजन को और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के साथ, है नहीं। हाँ हाँ करते हैं ना। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, तो अब मैं जो चर्चा कर रहा था, देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें देखना है इसमें पर्वतीय विस्तार, है ना। तो ये जो पर्वतीय विस्तार है, ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये पूरा, ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, है ना। ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, इसको क्या कहेंगे हम, ये पूरा जो पर्वतीय विस्तार आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं, ये है हमारा चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा जो करेंगे ये वाला क्षेत्र, तो ये पहाड़ी का जो निचला हिस्सा थोड़ा सा जो आता है, इसमें आप लोग देखेंगे किसको, तो रिहंद बेसिन को। ठीक, फिर उसके बाद, है ना, ये वाला जो हिस्सा है इधर बलरामपुर जिले में, इसमें आप लोग क्या देखेंगे, कन्हार बेसिन को। कौन से बेसिन को, तो कन्हार बेसिन को देखेंगे, कन्हार बेसिन, ये देखिए। ठीक, और उसके बाद जैसा कि मैं बोल रहा हूं, है नी, ये वाला हिस्सा इधर हसदेव नदी जैसी इधर नीचे उतरेगी, है नी, तो ये जो हिस्सा है हमारा क्या कहलाता है, हसदेव रामपुर बेसिन, ये हमें ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद मैंने एक और चर्चा आप लोगों से जो किया है नी, उसको भी देख लेते हैं भाई, वो क्या है, तो वो है हमारा ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये देखिए, इसको कहते हैं सरगुजा बेसिन। तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 5 भागों में विभाजित हो गया, इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसको डील करते हुए चलते हैं, इसमें मुख्य जो हमारा डील रहेगा वो पर्वतीय क्षेत्र, जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, है नी, और बाकी और छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, है नी। चलिए ठीक, तो सबसे पहला जो मैं चर्चा कर रहा था,
चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। वैसे तो इसको हम ओवरऑल मान सकते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी। कैसे? ठीक है, मैं क्यों कैमूर पर्वत श्रेणी बोल रहा हूं और क्या रीजन है, इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। देखो, थोड़ा सा अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पे आए और इसको अगर हम भारत के दृष्टिकोण से समझ लें तो आपको और आसानी हो जाएगा। यहां पर हमारा मान लो छत्तीसगढ़ है। अब होता क्या है, देखो भाई, है नहीं, ये पूरा जो है ना ऐसे मान लो, ये ऐसा, ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल। विंध्याचल फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत का ये जो हमारा है छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में कौन सा पर्वत श्रेणी है? कैमूर पर्वत श्रेणी है। इस कारण मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, कैमूर पर्वत श्रेणी कह रहा हूँ। ये मुख्य कारण, ये आपको समझना होगा, है नहीं, ये सब रीजन को समझिएगा। तो अब जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसको सबसे पहले दिमाग में लाइएगा। ठीक, अब आते हैं कि भाई इसकी जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो कहाँ कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे भाई। अब है नहीं, देखो इसको डील करते हैं हम लोग कुछ ऐसे। देखो दोस्तों, क्या होता है इधर मान लो ये मनेन्द्रगढ़ चिमेरी भरतपुर जिला है नहीं, और इधर आप लोग जानते हैं कि ये हमारा इधर कोरिया है नहीं, और उसके बाद जो है मान लो ये हमारा सूरजपुर है, और फिर ये इधर बलरामपुर पे चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें अब कुछ छोटे छोटे हम लोग डील करते हैं अगर चलें तो। एक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये रहा अपना मान लो चांग भखार। ठीक है, पहाड़ियों में एक आपने सुना चांग भखार, तो ये आपने देख लिया। ठीक, चांग भखार की पहाड़ी, एक आप बड़ा सा इसका हिस्सा देखेंगे जिसको कहते हैं देवगढ़ लीलावनी। ठीक है, ये भी पहाड़ी देखने को मिलेगा जिसकी ऊंची चोटी के रूप में आप देखेंगे इसमें देवगढ़ चोटी। ठीक, देवगढ़ 1033 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि ओवरऑल सरगुजा के पठार का या पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा भाग है नहीं। तो ये 1033 मीटर है जो कि कोरिया जिले में मौजूद है, देवगढ़ लीलावनी की पहाड़ी में है। अब यहाँ पर यहीं और कुछ पहाड़ियां भी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि ओवरऑल हम इसको कैमूर मानेंगे, कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक, तो ये हिस्सा फैला हुआ है। अब इसी में और छोटी छोटी पहाड़ियां जो प्रश्न पूछा था आपसे, है नहीं, वो क्या क्या है, तो भाई इसी में पूछ दिया था कि चिरवेन की पहाड़ी, हरया की पहाड़ी, ठीक है, धोबोताल की पहाड़ी, धोबोताल, उमारता, उमारता, डोल। ठीक है, डोल, चिरवेन, हरया, धोबोताल, उमारता जैसी पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कोरिया में मौजूद है। इसके साथ साथ प्रश्न पूछा था कि भाई जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है वो आपस में कौन से पहाड़ी के आसपास मिल रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने वैसे बताया था बालम पहाड़। ठीक, तो ये सब इसी हिस्से में आ जाएंगे, इसी में छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं
उस पे आप लोग देख सकते हो, है नी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और अब चर्चा इधर, जैसे ही हम लोग प्रवेश कर जाए, मान लो अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि चांग बखार या कैमूर या देवगढ़ लीलावनी दोनों जिलों में फैला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नी। यहाँ तक तो समझ आया होगा। और ये ओवरऑल चांग बखार देवगढ़ लीलावनी की पहाड़ियां हैं, है नी, हम लोग ये भी समझे। तो अब इसका असर एक तरफ आप देखेंगे, जब मनेन्द्रगढ़ चिलमिरी भरतपुर की ओर आए तो आप देखते हो मांझे टोली, कुरसिया जैसी पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेगा? मनेन्द्रगढ़ चिलमिरी भरतपुर जिले में देखने को मिलेगा, मांझ टोली कुरसिया। ठीक, फिर आप जैसे ही इधर आ जाते हैं, किधर है नी, सूरजपुर और कोरिया तरफ आ जाते हैं। ये देखिए सूरजपुर और कोरिया तरफ आ जाते हैं इधर। तो सूरजपुर और कोरिया तरफ जैसे ही आप आएंगे ना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है देव सर। कौन सी पहाड़ी? देवसर की पहाड़ी। जल विभाजक पहाड़ी है, जो कि कोरिया और सूरजपुर के ऐसे फैला हुआ है। और इधर से क्या हो रहा है, जो गोपद नदी है वो जा रही है, और इधर से जो है रिहन नदी जा रही है। दोनों का आपस में मेल नहीं हो रहा है, मतलब गोरी को नहीं मिलने दे रहा है, गोपद और रिहन नदी मिलने नहीं दे रहा है। जल विभाजक पहाड़ी है देवसर पहाड़ी, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा अच्छे से, है नी। अब क्या होगा, सूरजपुर में अगर हम लोग और देखें ना, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सीता लेखनी। कौन सी पहाड़ी? सीता लेखनी की पहाड़ी फैली हुई है, जो कि रामायण कालीन माना जाता है। इसी में सूरजपुर में ही आप देखेंगे बिलद्वार गुफा। बिलद्वार गुफा रामायण कालीन गुफा है। मौर्य वंश की भी जानकारी यहाँ से मिल रही है, तो बिलद्वार गुफा भी सूरजपुर में आप देखेंगे। इन सबको ध्यान में रख सकते हैं, है नी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, सीतामढ़ी हरचौका जो क्षेत्र है, सीता की रसोई के रूप में जाना जाता है। सीतामढ़ी हरचौका जो क्षेत्र है, हर चौका सीता माता का जो रसोई घर है, सीतामढ़ी हरचौका, वो आपको यहीं पर मनेन्द्रगढ़ चिलमिरी भरतपुर में भी देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा पहाड़ी नुमा क्षेत्र है नी, तो उसको उधर जोड़ सकते हो। और इसके साथ साथ ये पूरा जो विस्तार है, इसको हम लास्ट कहां तक ले जाएंगे, तो ये आपका बलरामपुर जिले तक ऐसे जो है फैला हुआ है। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और बात कि इसमें क्या होता है, इधर से जो रिहंद नदी है ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से निकल कर ये जो रिहंद नदी है, इधर आके मैदानी भाग बना देती है, तो इस कारण इसको रिहंद नदी बेसिन कह देते हैं। और इधर जसपुर सामरी पाट प्रदेश पढ़ते हैं जब आप ना, तो उसमें क्या होता है, जो कन्हार नदी है वो बखोना चोटी है पंडरा पाट के क्षेत्र में, तो वहां से निकलकर इधर जो क्षेत्र है आपका बलरामपुर, वहां पर मैदानी हिस्सा बना देती है। इस कारण इसको कन्हार नदी बेसिन क्षेत्र कह देते हैं, और इसको रिहन नदी बेसिन क्षेत्र कह देते हैं सूरजपुर के क्षेत्र में, है नी। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये पहाड़ी का जो पूरा एरिया है वो आप लोग समझे होंगे कि वो कैसा है। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इधर से जो हसदेव नदी निकल रही है, माफ करिएगा, हसदेव नदी निकल रही है। अब देखो यहीं पर सोनबेरा, मतलब इधर का जो क्षेत्र है, सोनबेरा का जो पठारी भाग है, वहां पर जो कैमूर पर्वत है उस हिस्से से निकल गई कौन सी नदी? हसदेव नदी। और हसदेव नदी जो है इधर आकर, है नी, ये वाला जो हिस्सा है इधर आकर हसदेव रामपुर बेसिन बनाएगा, निचले भाग में आ जाता है, तो उसको नदी बेसिन कह देते हैं, मैदानी हिस्सा का निर्माण करेगी। तो इस कारण उसको हसदेव रामपुर बेसिन के नाम से जानते हैं, जो कि निचले मनेन्द्रगढ़ चिलमिरी भरतपुर, निचले कोरिया और थोड़ा सा जो ऊपरी कोरबा का हिस्सा है उसमें वो फैला हुआ है नी। तो उसको हसदेव रामपुर बेसिन के नाम से जानते हैं। अब इधर आते हैं, एक और जो क्षेत्र बचा हुआ है पर्वतीय विस्तार में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। वो है हमारा क्या, तो भाई हमने सरगुजा बेसिन पढ़ा, उसी में हम लोग समझेंगे ये जितनी पहाड़ियां अभी मैं बताया वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मैंने शुरुआत में ही कहा विंध्याचल का हिस्सा है, लेकिन अब उसको अलग रखने का कारण समझिएगा। उसको अलग रखने का कारण ये है कि होगा ये भाई, है नी, ये देखिएगा, ये देखिए
यहां पर जैसी मैं सरगुजा बेसिन की बात कर रहा हूं, है नी, तो सरगुजा बेसिन में ये जुड़ा हुआ है इधर से होते हुए कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही के हिस्से में, और इधर आ जाता है मैकल। और मैकल किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का। और वो उधर का उत्तरी जो हम लोग भाग देखे वो विंध्याचल का है। इस कारण यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। अब सरगुजा बेसिन जो हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं आगे, सरगुजा बेसिन, इसमें हम लोग देखेंगे पूरा इसको कह देते हैं छुरी मतीरंगा की पहाड़ी। ये सरगुजा क्षेत्र में है। अब इसका दक्षिणी हिस्सा छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, जो कि अलग है, वो छत्तीसगढ़ के मैदान में पढ़ोगे आप लोग। और ये पूरा हिस्सा जो हम लोग पढ़ रहे हैं छुरी मतिरंगा की पहाड़ी का, वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है पूछा, तो वहां पर आपको अच्छे ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पूरा सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि वो विंध्याचल का हिस्सा था। ऊपर जो देखे इधर सतपुड़ा का है, ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए अब आप लोग। अब आपको ध्यान देना है कि भाई इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, है नहीं, इसको विभाजित कर लीजिए। ये देखिए, तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी, है नहीं, इसमें आप लोग सुनेंगे एक नाम, रामगढ़ की पहाड़ी। ये एक महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई इस पहाड़ी में कालिदास आए और क्या लिख दिए? मेघदूतम। मेघदूतम एक ऐसी रचना है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मेघों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से जो है संदेश भेज रहा है नहीं, संदेश भेज रहे हैं, मैसेज खेल रहे हैं। आज आप सैटेलाइट उपग्रह के जमाने में जो है मैसेज मैसेज खेल रहे हैं, है नहीं, मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया वाला बात। तो यहाँ पर वो जो है एक कल्पना थी कालिदास जी की, उस समय उपहास उड़ाया गया उनका, मतलब उपहास किया गया कि ऐसा संभावना है कि बादलों पर मैसेज लिखेंगे, है नहीं, संदेश लिखेंगे और वो एक दूसरे तक पहुंच जाएगा, ऐसा टाइप का। लेकिन अभी जो हो रहा है भाई सैटेलाइट, और उसके माध्यम से जो है आप आपस में बातचीत कर रहे हो, वो वही तो है। तो वो काम जो है कालिदास जी ने किया है, मेघदूतम लिखा, और इसी में सरगुजा को जो है पृथ्वी में स्वर्ग का द्वार बताया है कालिदास जी ने। तो यहाँ पर मेघदूतम में एक और विशेष बात है, बताते हुए हंसी भी आ रहा है, स्वयं महिलाओं को भी पता नहीं होगा कि महिलाओं में जो है कितने प्रकार का मुस्कान होता है, मतलब मुस्काने की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, स्त्रियों का, तो वो इसमें बताए हैं कालिदास जी, है नहीं। अब स्वयं महिलाओं को पता नहीं होगा कि कितने प्रकार का मुस्कान होता है, ठीक है। ये सब वर्णन मेघदूतम में मिलता है, तो यही रामगढ़ की पहाड़ी में बैठ के लिखे हैं, ठीक। इसके अलावा यहां पर हमें देखने को मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी में गुफा। अब गुफा में सीता बेंगरा, ठीक है, लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण, अब ये बेंगरा शब्द जोड़ लीजिए। अब ये जो है किस में बैठे हैं? हाथी में, मान लो हाथी खोल, या हाथी पोल गुफा भी कहते हैं, हाथी घुस जाता है उस गुफा में, इस कारण हाथी खोल या हाथी पोल गुफा कहते हैं। अब उसको कौन देख लेगा? जोगी देख लेगा, तो जोगी मारा की गुफा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सीता बेंगरा में प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है, जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, एक कहावत है, आपको यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर लेना है नहीं, हालांकि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ये याद कराने के लिए बता रहा हूँ, जब 9 मन तेल होगा तब सीता नाचेगी, कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिमाग में आ जाएगा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, उस जमाने में थिएटर जो है नहीं, वो गुफा के अंदर बना हुआ है, सीता बेंगरा गुफा में। और यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है 200 ईसा पूर्व में, जो कि एक्टिंग का
पहला ग्रंथ है दुनिया का, ठीक है, कि एक्टिंग कैसे करते हैं वो बताए हैं भरत मुनि उसमें, ठीक। सीता बिंगरा इसके लिए प्रसिद्ध है। हाथी सॉरी जोगी मारा की गुफा, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें देवदासी सुतनुका और उसके प्रेमी देवदत्त के प्रेम गाथा का चित्रात्मक वर्णन है। मौर्यकालीन चित्रकला और मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जोगी मारा गुफा से मिला है, ठीक है। आमी तो मार छीन छीन छीन, वहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भूल भुलैया जोड़िए, चंद्रमुखी जोड़िए वहां पे, है नहीं, तो आपको दिमाग में आएगा कि वो पूरा चित्र वित्र बना रहता है उसका नर्तकी के रूप में, है नहीं, और उसके प्रेमी ये सब का जोड़ लीजिए, उसको किसने मारा, जोगी ने मार दिया, ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हैं, जोगी मारा, वहां पे वो आएगा लका लका करते हुए अपना रजनीकांत, तो इधर जो है थोड़ा सा उसको दिमाग में लाएंगे, फिर कहीं कहीं फिट खाएगा वो, है ना। तो ये बहुत सारी जानकारियां यहाँ से मिल रही हैं इन गुफाओं से, जोगी मारा गुफा, हाथी खोल गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, ये सब रामगढ़ की पहाड़ी में मौजूद गुफाएं हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी मैंने एक और बात बताया, बिलवार गुफा, वो सूरजपुर में है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम लोग देखे। छुरी में तिरंगा की पहाड़ी से ही सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी का उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखिए। इसी छुरी में तिरंगा पहाड़ी का हिस्सा है क्या, रामगढ़ की पहाड़ी, है नहीं। तो ये पूरा जो सरगुजा बेसिन है, सरगुजा का पठार है या पूर्वी बघेलखंड का पठार है, वो हमने अभी इस वीडियो में, है नहीं, देखा। आने वाले समय में फिर मैं आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से कि कैसे जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार है, और किस प्रकार से जो है हम लोग और आगे समझेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान को या महानदी बेसिन को, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे और क्या, दंडकारण्य के पठार को या बस्तर के पठार को, है नहीं। वीडियो में एक और विशेष बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों कि भाई हमने अभी इसका पूरा प्राकृतिक विभाजन जरूर किया, लेकिन और कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे इस क्षेत्र में औसत जो ऊंचाई है नी, वो क्योंकि ये पठारी हिस्सा है, मैंने शुरुआत में आप लोगों को हिंट दिया, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो औसत ऊंचाई होगा वो क्या होना चाहिए, आप खुद स्वयं दिमाग लगाइए, अब थोड़ा सा आसपास जाइए, तो लगभग ये 350 से 700 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई होगी। ढलान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये उत्तर की ओर ढाल जाएगा इसका, ठीक है। इसमें मिट्टी कैसी हो सकती है, तो इसमें अधिकांशतः जो है मिट्टी हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा, और जहां लाल पीली मिट्टी रहेगा मतलब वहां धान का उत्पादन ठीक ठाक होगा, ये हमें ध्यान रख लेना है। चट्टान कैसा होगा इस क्षेत्र में, तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो गोंडवाना युक्त चट्टानों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध रहेगा, यहाँ पर कोयला का अच्छा खासा भंडारण देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये गोंडवाना के अलावा आर्कियन भी मिलता है कम मात्रा में, ये देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो मतलब कम मात्रा में यहाँ पर और क्या चांस रहेगा मिलने का, है नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ग्रेनाइट ग्रेफाइट जैसे और अन्य खनिज अयस्क पाए जाते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है नहीं। तो ये कुछ छोटी मोटी और जानकारियां है नहीं, खैर हम अलग से और टॉपिक देखेंगे जिसमें मिट्टी चट्टान ये सब समझेंगे, तो वो छोटा छोटा जो बात है और आप लोग केयर करते चलिएगा भाई, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे ये मैं आशा करता हूं, और इसी के साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, इस जो आपका ये प्रेम रहेगा एक अंगूठा हमारा जो है उत्साह और बढ़ा देता है नहीं। तो ये आप लोग जरूर करिए, और इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी भाखा को यहीं सुरता विराम देता हूँ, है नहीं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों। यह के मिनट के 45